हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू डेली स्टडी एकेडमी। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने द लिविंग वर्ड क्लास 11th का चैप्टर 1 स्टार्ट किया था, जो कि हमने नीट और सीबीएसई दोनों के सिलेबस को कवर करते हुए आपको इंट्रोडक्शन दिया था। वहाँ पे मैंने आपको लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक से इंट्रोड्यूस कराया था कि क्या ऐसे कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जिसको देख करके हम बोले कि वो लिविंग है या डेड है। तो ऐसे हमने आपको 4-5 कैरेक्टरिस्टिक बताए थे, आपको याद होगा। उसी में से हम सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक अब पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हमारे पास यहाँ पे आपके सामने लिखा है ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ के बारे में सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातें जानेंगे, उसके बाद एक दो बातें ऐसी भी जानेंगे जो हमें पहले से नहीं पता थी, जो अब हमें पता चलेगी नीट का सिलेबस ध्यान रखते हुए। तो चलिए ग्रोथ को हम देखते हैं। सबसे पहले रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। यहाँ पे हमें दो टर्म को समझना पड़ेगा इस पॉइंट को समझने के लिए कि ग्रोथ क्या होता है। रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म के बीच का डिफरेंस जो होता है उसको हम ग्रोथ कहते हैं। अब ये एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म क्या होता है, देखिए एनाबॉलिज्म एक कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है। एनाबॉलिज्म क्या होता है, जब सिंपल मॉलिक्यूल्स कंबाइन होकर के कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं तो उसको हम कहते हैं एनाबॉलिज्म। When simple molecules combine to form a complex molecule, that process is called anabolism, and the reverse is called catabolism. So catabolism is a destructive process. That is, when complex molecule, जब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल टूटता है सिंपल मॉलिक्यूल बनाने के लिए तो उसको हम कहते हैं कैटाबॉलिज्म। तो सिंपली अगर मैं यहाँ पे आपको समझाना चाहूँ, कुछ सिंपल ये मॉलिक्यूल्स है हमारे पास। बायोलॉजी के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं। अगर ये कंबाइन होके एक बड़ा मॉलिक्यूल फॉर्म कर रहे हैं तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एनाबॉलिज्म। एंड एनाबॉलिज्म कैसा प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, कंस्ट्रक्टिव। इसका ही अगर मैं रिवर्स कर दूं तो वो हो जाएगा कैटाबॉलिज्म। और कैटाबॉलिज्म कैसा प्रोसेस है, कैटाबॉलिज्म जो है हमारे पास एक डिस्ट्रक्टिव प्रोसेस है, डिस्ट्रक्टिव। तो अब आप समझ पा रहे होंगे इस पहले पॉइंट को। एनाबॉलिज्म अगर ज्यादा होगा और कैटाबॉलिज्म कम होगा, उससे हमारे पास ग्रोथ ज्यादा होगी। अगर एनाबॉलिज्म ज्यादा होगा, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं जैसे आप कोई हाउस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जितने टाइम में, मान लीजिए 1 महीने का पीरियड लीजिए, उस 1 महीने में आप 5 फ्लोर बना रहे हैं और उसी 1 महीने में आप 2 फ्लोर तोड़ दे रहे हैं, तो 3 फ्लोर तो आप पे बच रहे हैं। हर मंथ आप 5 फ्लोर बना रहे हैं लेकिन तोड़ रहे बस 2 ही हैं। तो एनाबॉलिज्म ग्रेटर हो गया, यानी कि कंस्ट्रक्शन ज्यादा हो गया डिस्ट्रक्शन से, तो हमारे पास मोर ग्रोथ होगी। इसीलिए हम इसको कहते हैं कि रिजल्ट ऑफ डिफरेंस बिटवीन एनाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म इज कॉल्ड ग्रोथ। अब दूसरे पॉइंट के बारे में देखते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ग्रो बाय सेल डिवीजन। ये तो बहुत बेसिक सा है, हम शायद 7th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हैं कि सारे लिविंग बीइंग सेल डिवीजन से ग्रो करते हैं। आपको पता होगा एक सेल होती है, एक से हमारे पास 2 बन जाती है, सिमिलरली 2 से 4। पहले हमारे पास कैरियोकाइनेसिस होता है, न्यूक्लियस का डिवीजन, उसके बाद साइटोकाइनेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, उसके बाद सारे प्रोसेस होते हैं और दोनों सेल्स हमारी अलग हो जाती है। ऐसे सेल डिवीजन का प्रोसेस चलता है, ठीक है। तो यहाँ पर ग्रोथ हो जाती है। तीसरा पॉइंट क्या कहता है, इन प्लांट्स ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट का क्या मतलब होता है कि किसी एज में जाकर के ना ग्रोथ रुकती नहीं है। जैसे आप अपने आसपास के एनवायरनमेंट को ऑब्जर्व करेंगे तो कोई ना कोई कटा हुआ ट्री देखा होगा जिसकी ब्रांचेस कभी कट जाती है, ठीक है। तो वो ब्रांच बाद में कुछ समय बाद आ जाती है। क्यों आ जाती है, हम ऐसा तो नहीं जानते कि ये पेड़ कितना पुराना है, फिर भी वो ब्रांच कुछ समय बाद आ जाती है। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्लांट्स के अंदर ना वो इनडिटर्मिनेट होती है ग्रोथ। हम बता नहीं सकते, ठीक है, कि कितने एज में जाकर के इसकी ग्रोथ रुक जाएगी। नई ब्रांच आना भी तो एक ग्रोथ ही है। ह्यूमन के अंदर तो ऐसा नहीं होता। जिसके अंदर रीजनरेशन अच्छा है, जिस ऑर्गन में, बस उसी में होगा। जैसे हमारे लिवर में थोड़ा बहुत रीजनरेशन होता है, वो भी पूरे तरीके से नहीं आ सकता, लेकिन कुछ पार्ट लिवर का रीजनरेट कर सकता है, याद रखिएगा, सम पार्ट, ठीक है। सो इन प्लांट्स ग्रोथ इज इनडिटर्मिनेट, दैट इज ग्रोथ अकर कंटिन्यूअसली बाय सेल डिवीजन। ग्रोथ होगी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में तो वो सेल डिवीजन के अलावा और कोई प्रोसेस है ही नहीं। कंटिन्यूअसली बाय सेल डिवीजन थ्रू आउट लाइफ स्पेन। उनकी लाइफ स्पेन के जितना उनकी जीवन की अवधि है तब तक ग्रोथ होती रहती है। तीसरा देखते हैं एनिमल्स का। इन एनिमल्स ग्रोथ कैन बी सीन ओनली अप टू अ सर्टेन एज। इस पॉइंट से ही क्लियर हो गया होगा कि एनिमल में ग्रोथ एक सर्टेन एज तक ही देखी जा सकती है। अगर आप अभी अपना हाथ काट दो 10 साल बाद हाथ उड़ ही जाएगा,
उसके बाद ये वाला पॉइंट पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। म्यूचुअली इंक्लूसिव इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल अमीबा। अब ये म्यूचुअली इंक्लूसिव क्या होता है? देखिए, म्यूचुअली इंक्लूसिव हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर दो प्रोसेस एक ही चीज से डिफाइन हो रहे हो। जैसे देखिए, अमीबा का एग्जांपल मैंने आपको यहां पर लिया, मैं इसको यहां पे रफ कर देता हूं। देखिए, जैसे यहाँ पे हमारे पास ये अमीबा हो गया, ठीक है। अब अमीबा पे आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा कि अमीबा पे ग्रोथ कैसे होती है, बाइनरी फिजन के द्वारा ग्रोथ होती है। तो बाइनरी फिजन आप सब जानते हैं, एट द एंड हमारे पास दो डॉटर अमीबा बनते हैं। पूरा प्रोसेस मैं नहीं बता रहा हूं, एट द एंड हमारे पास दो डॉटर अमीबा बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास दो, एक पेरेंट अमीबा से दो डॉटर अमीबा बन गए, तो यही तो रिप्रोडक्शन भी हुआ, यही तो रिप्रोडक्शन हुआ, और ग्रोथ भी यही हुई। क्यों? क्योंकि सेल की संख्या बढ़ गई, सेल की संख्या भी बढ़ गई, ग्रोथ भी हो गई, और रिप्रोडक्शन भी यही हुआ। तो इसीलिए इसको कहते हैं म्यूचुअली इंक्लूसिव इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मतलब इसको, ये जो सेम प्रोसेस है उसी को हम ग्रोथ भी करेंगे और उसी को हम रिप्रोडक्शन भी करेंगे। इस चीज को हम म्यूचुअली इंक्लूसिव बोलते हैं। दैट इज, इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म ग्रोथ इज सिनोनिमस विद रिप्रोडक्शन। सिनोनिम वर्ड आपने पढ़ा है, सिनोनिम वर्ड क्या होता है? जैसे पर्यायवाची होते हैं, सूर्य, दिनकर, सन को बोलते हैं, ठीक है। तो दो सेम चीजों से एक प्रोसेस डिफाइन हो रहा है, दैट इज कॉल्ड सिनोनिमस। इसलिए आपसे अगर कभी भी नीट में ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसमें ग्रोथ सिनोनिमस है रिप्रोडक्शन के, यूनिसेलुलर में या मल्टीसेलुलर में, तो याद रखिएगा यूनिसेलुलर छोटी ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा। उसके बाद ग्रोथ इज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन हायर प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये उसी से टर्म क्लियर हो गया होगा कि हायर प्लांट्स और एनिमल में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन का प्रोसेस अलग अलग है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। समझ गए इस बात को? हायर प्लांट्स और एनिमल्स में ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, और लोअर एनिमल्स में लाइक अमीबा ये म्यूचुअली इंक्लूसिव है। आइए अब इसके आगे। अब एक बात ध्यान रखने वाली क्या है, जब भी हम ग्रोथ को डिफाइन करते हैं तो हमेशा माइंड में इसके दो कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिनके बेसिस पे हम डिफाइन करते हैं। उसको हम कहते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। वो क्या होते हैं? इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। मतलब कि जब भी हम किसी को देख के बोलेंगे कि ग्रोथ हो रही है या नहीं, तो हम सबसे पहले देखेंगे क्या उसका बॉडी मास बढ़ रहा है, क्या उसकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है। अगर उसका बॉडी मास बढ़ रहा है, अगर उसकी नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रही है, तो हम कहेंगे जी हाँ इसमें ग्रोथ हो रही है। तो ध्यान रखिएगा, इसको हम बोलते हैं ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ। क्या क्या? इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। अब देखिए ग्रोथ होती कैसे है। ग्रोथ अकर्स ड्यू टू सिंथेसिस ऑफ टू टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस। दो तरह के सब्सटेंस सिक्रीट होने से ग्रोथ होती है। कौन कौन से सब्सटेंस होते हैं? एपोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस और प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस। पहला हमारे पास होता है एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस क्या होता है? ये नॉन लिविंग होते हैं, नॉन लिविंग सब्सटेंस फॉर्म्ड बाय सेल। नॉन लिविंग, ध्यान रखिएगा, कभी कभी स्टूडेंट्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि एपोप्लाज्मिक कौन सा था और प्रोटोप्लाज्मिक कौन सा था। तो ध्यान रखिएगा, एपोप्लाज्मिक नॉन लिविंग होता है। सेल कुछ ऐसे कंटेंट बनाती है जो नॉन लिविंग होते हैं, सिक्रीट करती है। बेसिकली एक्सक्रीटरी मटेरियल होते हैं, ये कुछ काम के नहीं होते, लेकिन फिर भी ये सेल की बाउंड्री की ओर आकर के ऐसे जम जाते हैं कि उसको हार्ड अपीयरेंस दे देते हैं, जिसके कारण ये भी मास में गिने जाते हैं। तो मैंने क्या बताया कि ग्रोथ के दो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। तो अगर वो वहां पे डिपॉजिट हो गया तो बॉडी मास तो बढ़ गया, उसका कुछ ना कुछ वेट तो होगा, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, ठीक है। एपोप्लाज्मिक सब्सटेंस नॉन लिविंग, एग्जांपल क्या हो गया? फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। सेल वॉल का फॉर्मेशन, सेल वॉल डेड होती है, सेल मेम्ब्रेन लिविंग होती है, दैट इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन, बट सेल वॉल इज डेड। उसके बाद दूसरा जो होता है, वो जो हम पे ग्रोथ कराता है, वो होता है प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंसेस, ठीक है। इसका कंटेंट ज्यादा होता है, इसीलिए इसको रियल ग्रोथ भी कहते हैं, ठीक है। इसका योगदान ग्रोथ में ज्यादा होता है, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रियल ग्रोथ। लिविंग सब्सटेंसेस लाइक न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। इसमें कौन कौन से सब्सटेंस आते हैं? लिविंग सब्सटेंस लाइक न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, ठीक है। ध्यान रखिएगा, इसका ज्यादा होता है क्योंकि सेल वॉल पूरी सेल के मास से बहुत ज्यादा कम होगी, लेकिन ये जो लिविंग चीजें होती है वो ज्यादा होती है सेल में, दैट्स व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड रियल ग्रोथ, क्योंकि प्रोटोप्लाज्मिक सब्सटेंस का योगदान ज्यादा होता है ग्रोथ कराने में। उसके बाद
नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स ऑल्सो ग्रो इफ वी टेक इंक्रीज इन बॉडी मास एज अ क्राइटेरियन ऑफ ग्रोथ। ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। ये आपसे कई बार कई टीचर आपसे क्वेश्चन भी पूछेंगे, क्या नॉन लिविंग में भी ग्रोथ होती है? यस होती है। क्यों होती है? क्योंकि मैंने अभी आपको ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स बताए, इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। अब इंक्रीज इन बॉडी मास को देखिए, इन दोनों में से देखिए कोई भी कैरेक्टरिस्टिक अगर फॉलो करेगा तो उसको ग्रोथ बोलेंगे। या तो मास में वृद्धि हो, ठीक है, या फिर नंबर ऑफ सेल्स में वृद्धि हो, 1 से 2 बने, 2 से 4 बने, जैसे हमारे अंदर होता है, प्लांट्स के अंदर होता है। तो देखिए नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट ग्रो कैसे करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे आपको अगर खाली स्पेस, छोटे से यहाँ पे मेरे पे स्पेस है, मैं यहाँ पे आपको समझा सकता हूँ ये बात। ये देखिए, जैसे कोई माउंटेन है, माउंटेन की हाइट यहाँ पर 10 मीटर है। अब कुछ नेचुरल फेनोमेना, नेचुरल क्राइसिस होते रहते हैं। जैसे मान लीजिए 1 वीक तक कई कई सहारा डेजर्ट जो है हमारे पास, वहां पे कई कई हफ्तों तक ऐसा तूफान आता है कि थमता ही नहीं है। तो वहां पे कोई माउंटेन है या कोई भी सैंड मोल्डर्स है, ठीक है, उसके वो तूफान 1 हफ्ते तक लगातार आया और इस माउंटेन के ऊपर कुछ डिपॉजिट होने लग गए, डस्ट पार्टिकल छोटे छोटे, इतने ज्यादा डिपॉजिट होने लग गए कि बाद में जब इसकी हाइट नापने जा रहे हैं तो वो अपीयर हो रहा है 15 मीटर का, ऑलमोस्ट 5 मीटर का हमारे पास। ये मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, इससे कम ज्यादा कुछ भी हो सकता है वो। तो ऑलमोस्ट जब हम कुछ समय बाद, जब वो 1-2 हफ्ते बाद तूफान थम गया, तो जब हम देखने गए तो हमने देखा कि 15 मीटर की, ये 15 लिखा हुआ है मैंने, 18 नहीं है, 15 मीटर की हाइट तक का वो माउंटेन लग रहा है। तो जब हम उसको कंसीडर करेंगे ना, उतने बढ़े हुए जो 5 मीटर का पोर्शन है, उसको हम माउंटेन का पार्ट ही कंसीडर करेंगे। हम ये देख के इतने अच्छे से डिफाइन नहीं कर पाएंगे कि कितना पहले था और कितना बाद में बना है वो। तो क्या हुआ, उतने पार्टिकल्स आने से माउंटेन का जितना पहले वेट था उससे ज्यादा तो हो गया, इंक्रीज इन बॉडी मास तो हो गया, मास तो उसका बढ़ गया, क्योंकि आप देख के डिफाइन ही नहीं कर सकते कि पहले वो कितना था। समझ रहे हैं बात को? तो अभी ये पूरा एक ही माउंटेन कंसीडर होएगा, जबकि है वो ओरिजिनल क्या था, वो 10 मीटर का, लेकिन अब क्या हो गया, वो 15 मीटर का। तो यहाँ पे हमारा मास बढ़ गया। दैट्स वाई नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट यहाँ पर ग्रो कर गया अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन एंड ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन बॉडी मास। ठीक है, सो ये बात आप याद रखिएगा कि अगर हम बॉडी मास को क्राइटेरिया ऑफ ग्रोथ लेते हैं, जो कि हमने ले रखा है ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो हमारे पास नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। जैसे कि हमारे पास माउंटेन हो गया, जैसे कि माउंटेन हो गया। अब इससे क्या बात निकल करके आती है, इससे आपसे कोई पूछ सकता है कि क्या ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग का? क्या किसी भी ऑर्गेनिज्म में अगर ग्रोथ हो रही है तो वो देख के आप बोल सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म जिंदा है? या किसी भी ऑब्जेक्ट में ग्रोथ हो रही है, और ऑब्जेक्ट में भी तो हो सकती है, ये एक ऑब्जेक्ट ही तो था नॉन लिविंग। तो ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे माउंटेन भी ग्रो कर रहा है, लेकिन माउंटेन कॉन्शियस नहीं है, माउंटेन के अंदर मेटाबॉलिज्म नहीं चलता है, माउंटेन सोच समझ नहीं सकता है, माउंटेन अपने भोजन का जुगाड़ पानी नहीं करता है। ठीक है, तो इसीलिए ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसी के लिए इतना सारा हमने आपको ग्रोथ का पढ़ाया। पेपर में मोस्टली यही पूछा जाता है, लेकिन आपको बाकी जानना चाहिए ताकि आपको ये याद रहे। ठीक है, सो नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट भी ग्रो करते हैं। और ग्रोथ कैसी होती है? एक्सट्रिंसिक। मैंने लिखा होगा यहाँ पर, ग्रोथ पैटर्न ऑफ नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ, और ग्रोथ पैटर्न ऑफ लिविंग जो होता है वो इंट्रिंसिक होता है। एक्सट्रिंसिक क्या होता है? जो ग्रोथ बाहर से होती है, जैसे कोई माउंटेन है, उस पर जो भी पार्टिकल डिपॉजिट हुए वो बाहर से हुए, लेकिन मैं हूं तो मेरा अंदर लिवर भी ग्रो कर रहा है, किडनी भी ग्रो कर रही है, जितना बचपन में था उससे तो बढ़ेगा ना उसका साइज। समझ रहे हैं? तो मेरे अंदर इंट्रिंसिक ग्रोथ है, लेकिन माउंटेन के अंदर क्या है? एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। कोई भी नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर एक्सट्रिंसिक ग्रोथ है। ठीक है, अब यहाँ पर एक और बात समझने वाली है। मैंने आपको बताया कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, बिल्कुल सही बात है। लेकिन अगर एग्जाम में ऐसा आ जाए, क्या इंट्रिंसिक ग्रोथ एक डिफाइनिंग फीचर है? तो है, क्योंकि इंट्रिंसिक ग्रोथ सिर्फ लिविंग के अंदर ही होता है। एक्सट्रिंसिक ग्रोथ नॉन लिविंग के अंदर हो सकता है। अगर वहां पे लिखा आता है कि ग्रोथ इज अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, बिल्कुल गलत बात है। अगर वहां लिखा आता है इंट्रिंसिक ग्रोथ कैन बी अ डिफाइनिंग फीचर ऑफ लिविंग बीइंग, यस सही बात है, उसको आपको टिक करके आना है, क्योंकि इंट्रिंसिक होता ही लिविंग के अंदर है। दैट्स वाई हमने यहाँ क्लियर किया है कि जो होता है नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट शोज एक्सट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, ये पूरा मामला ग्रोथ का था, इतना आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट 2 बात याद रखनी है कि ग्रोथ इज नॉट अ डिफाइनिंग फीचर, और ट्विन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रोथ, दैट इज इंक्रीज इन बॉडी मास और इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल्स। आई होप ये ग्रोथ का लेक्चर आपको क्लियर हुआ होगा। बाकी क्राइटेरिया भी हम पढ़ाएंगे, मिलते हैं। थैंक यू।